हेलो एवरीवन, जय हिंद। दुनिया टीवी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। तो पाकिस्तान में असल में सत्ता में कौन है, बाजवा यानी कि फ़ौज या इमरान खान? तो इसी विषय पर चर्चा है आज की पाकिस्तानी न्यूज़ एनालिसिस्ट और एक पाकिस्तानी न्यूज़ एंकर नूर उल आरफिन साहब के बीच। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मज़ेदार वीडियो। पिछला साल नौकरियों का था, अपने मुंह चढ़े लोगों के अलावा किसी को नौकरी नहीं मिली। 5 बरस बाद कारकर्दगी जांच लेना, तो अभी आपने क्या किया है? कौन सा नई दिल्ली पे आपने जमहूरियत का झंडा लहरा लिया है? फ़ौज का दिफा करने चले हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान। हमें तो बताया गया था कि फ़ौज मुल्क की नज़रियाती और जोग्राफियाई सरहदों की ज़ामिन है, उसकी सेफगार्ड करती है, और अभी तक की हमारी तारीख यही है कमोबेश। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ करेक्ट मी। सर, अब वज़ीर आज़म अगर फ़ौज का दिफा करेंगे तो फिर फ़ौज किसका दिफा करेगी? और अवाम पाकिस्तान फिर जो कन्फ्यूजिया घूम रहे हैं, फिर वो किससे? मतलब आप मुस्कुरा रहे हैं, मतलब मैं इंतहाई संजीदा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नूर उल आरफिन भाई। असल में ये आप इसको कंफ्यूज कर रहे हैं। बात ये है कि फ़ौज हुकूमत का हिस्सा है और हुकूमत ने अपने सारे इदारों को डिफेंड करना होता है। अगर जहाँ पे एक मिनट यहीं रुक जाते हैं। जी जी जी। पहले ही आपने यॉर्कर खुद ज़बरदस्ती बना ली, हालांकि मैंने तो बॉल कराई भी नहीं थी। फ़ौज हुकूमत का हिस्सा कैसे हो गई? देखिए, फौज रियासत का एक पिलर है, ये मैंने पढ़ा था। नहीं देखिए, ठीक है। फौज हुकूमत का हिस्सा कैसे, ये अभी मेहमानों से भी जानूंगा। मैं ये कहता हूँ कि ये सारे इदारे वज़ीर आज़म के अंडर होते हैं। ठीक है। इन्होंने अगर अच्छी कारकर्दगी देनी है तो वो उसका क्रेडिट भी वज़ीर आज़म को जाता है। अगर खुदा न खास्ता कहीं पे कमज़ोरी होती है तो भी इसके जो नुकसानात होते हैं वो वज़ीर आज़म को जाते हैं। अगर किसी इदारे पे तनकीद होती है, अब हमारे फ़ौज पे तनकीद होती है, तो फ़ौज जो है हर शख्स का बराह रास्त जवाब नहीं देती, न देनी चाहिए। उसके लिए हमारी जो सिविल हुकूमत है, क्योंकि फ़ौज जो कुछ कर रही है वो सिविल हुकूमत के वज़ीर आज़म के मातहत है, उनके कहने पे कर रही है। तो अगर उनका क्रेडिट जो है वज़ीर आज़म को जाएगा तो ज़ाहिर जो नुकसान की बातें हैं या जो लोग तनकीद करते हैं, तो उसका जो जवाब होगा वो भी हुकूमत देगी, वज़ीर आज़म देगा और उसकी टीम देगी। तो यानी ये जो वज़ीर आज़म साहब ने कहा है बिल्कुल 100%, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि कोई आपकी फ़ौज पर तनकीद करता है तो ज़ाहिर है हमने ये डिफेंड करना है ना, कोई और तो नहीं आएगा। हमारी फ़ौज है, हमारे मुल्क की फ़ौज है, कहीं और की डायरेक्ट फ़ौज पे चले गए। अच्छा, दूसरे नंबर पे आपने नौकरियों की बात की, आपने दूसरी चीज़ों की तरक्की की बात की। देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस हाल में हमें मुल्क मिला था उसमें हम जिस तरह इसको लेके जा रहे हैं, मेरे ख्याल से वज़ीर आज़म को आप क्रेडिट दें। पूरी दुनिया में सिर्फ एक मिसाल देता हूँ, आपने कोरोना की भी बात की। ये जो वबा आई, पूरी दुनिया ने इसको कैसे डील किया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत ने कैसे डील किया। दूसरी बात में नौकरियां का, एक नौकरी की बात बता रहा हूँ। एक मैं मिसाल दूंगा, एक आप ये देखें कि आपकी बरामदात में कितने %, 18% इजाफा हुआ है। आपका स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 44,000 पे जाके बंद हुआ है साल के एंड में। सिर्फ और सिर्फ फैसलाबाद के जो पावर लूम्स चले हैं, 13 लाख नौकरियां उससे मिली है। और अभी जो 30,000 और लाख नौकरियां, जी सर मैं गिर जाऊंगा कुर्सी से। बिल्कुल 22 लाख का आरिफ अलवी एतराफ कर चुके बेरोजगार हुए। 2.5 साल में बड़ी मेहनत से उनको बेरोजगार किया है। 13 लाख, एक मिनट सर, यहाँ तो खेल आगे बढ़ेगा ही। सुने सर 13 लाख, ना आई लव यू सर, 13 लाख नौकरियां। मैं कह रहा हूं 1350 नौकरियां अगर मिल गई होती इस दौरे हुकूमत में तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लग्गी का नाच नचा दिया होता। 13 लाख नौकरियां, इतनी खामोशी। फैसलाबाद में प्राइम मिनिस्टर ने एक विजिट किया था, आपको याद होगा। वहां के सनतकारों ने कैसे वेलकम किया, वहां लोग मजदूर कितना खुशहाल है, मजदूरों की वहां पे कमी है। अभी भी 30,000 के करीब ये पावर लूम्स बन पड़े हुए। अगर वो स्टार्ट हो जाते हैं तो उससे आपकी यानी बहुत सारी जो है वो वहां पे जॉब क्रिएट होगी। इसके अलावा लेकिन 13 लाख, ये किसी ने गलत मजाक किया होगा। नहीं, कोई मैं आपको कह रहा हूं ना, 13 लाख वहां पे जो सनतें चल पड़ी हैं उससे बहुत सारे लोगों को नौकरियां मिली और बहुत सारे लोग बेरोजगार थे। आखिरी बात करने जा रहा हूं। देखिए, एमक्यूएम वाली बात कर ली है जल्दी से, फिर मैं आगे इसलिए तरक्की का एमक्यूएम देखिए, एमक्यूएम के बारे में आपको एक बात बताऊं। एमक्यूएम के बारे में मुझे मत बताइएगा, एमक्यूएम पे तो मैं किताब लिख रहा हूं। प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले अल्ताफ हुसैन को किसने ललकारा था? वजीर आजम इमरान खान ने ललकारा था। नहीं, वजीर आजम नहीं थे उसमें। वजीर आजम ने, अभी की वजीर आजम, मैंने कह रहा हूं हमारे चेयरमैन थे उस वक्त, लेकिन उन्होंने ललकारा था। उसके खिलाफ जो बयानात दिए, जो खुलकर मैदान में, हमें बड़ी थ्रेट्स हुई, हमारे जो वहां पे हम वर्कर थे उनको बड़े नुकसान हुए, लेकिन वजीर आजम साहब ने उनको ललकारा और अपने अंजाम तक पहुंचाया। एक बात बता दूं, हाँ, एमक्यूएम पे तो मुझसे ज्यादा कोई क्वालिफाई नहीं करता ना इस पर बात करने के लिए। आप सब शरीक थे। सुन तो लें, मैं अकेला ही था भाई, क्या हो गया? सब कहां से आ गए? मैं मानता हूं। अच्छा सुनिए,
میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ آپ کو نیکی دے, یہ جس وقت الطاف حسین کی جانب سے, الطاف حسین والی ایم کیو ایم کی جانب سے جو نفیس نہیں تھی, جس وقت عمران خان صاحب کے ذاتی کردار اور وہ پتہ نہیں کیا کیا اسکینڈلز کے بارے میں غلیظ زبان استعمال کی جاتی تھی نا, اس وقت یہی سارے نفیس اس کے بارے میں کھڑے ہو کر کے مدلل باتیں دلائل دیا کرتے تھے ٹیلی ویژن پروگراموں میں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری لڑائی ایم کیو ایم سے نہیں تھی, الطاف سے تھی. الطاف اور ایم کیو ایم جدا جدا تو ہے نہیں, یہ تو ضرورت ایجاد کی ماں ہے, اور یہ قوم آپ سمجھ رہے ہیں, میں کچھ کہہ نہیں سکتا آن ایئر ہوں. اس قوم نے اپنی ایڈجسٹمنٹ کے تحت بہت ساری کام کیے ہوئے ہیں, اور وہی کام آپ نے اور خان صاحب نے بھی کر لیا انفارچونیٹلی, ورنہ ایم کیو ایم وہی ہے سر, ورنہ حیدر عباس رضوی کو وزیر اعظم کے سامنے بٹھا کر کے این آر او نہیں دلوایا گیا ہوتا. حیدر عباس رضوی پر کیسز تھے, وہ کیسز راتوں رات کہاں چلے گئے؟ عادل صدیقی آئے تھے, ان کو کس نے, آپ سمجھ رہے ہوں گے, آپ صرف ہنس سکتے ہیں, اس پہ جواب مت دیجیے گا, خدا کی قسم میں پورا پروگرام کھیل دوں گا. جواب دیتا ہوں. جی دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسے ہیں جو آپ بھی جانتے ہیں, میں کراچی والا ہوں, میں بھی جانتا ہوں, لیکن ہم کہہ نہیں سکتے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. ڈن ہو گیا. آخری آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے.